जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को कोयले के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और इससे कई प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप भली भांति से और केयरफुली इसको देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोयला है क्या। कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है। कोयला कार्बन का एक रूप है। कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे पदार्थ भी मौजूद होती है। लेकिन कोयले की जो क्वालिटी है, कोयले की जो गुणवत्ता है, कोयले की जो कैलोरी क्षमता होती है, ऊष्मन क्षमता जो है, वो कार्बन पर डिपेंड करती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने से, कार्बन की मात्रा बढ़ने से कोयले की क्वालिटी बढ़ जाती है और कार्बन की मात्रा कमने से कोयले की क्वालिटी कम जाती है। यानी कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक हो, वह कोयला उच्च क्वालिटी का होता है और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा कम हो, वह कोयला निम्न क्वालिटी की होती है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। आप देखिए, मान लो दो खाने हैं, एक खान ए है और एक खान बी है। दो खान से कोयले का निष्कर्षण हो रही है, ठीक है। इस खदान से निकलने वाले कोयला में कार्बन की मात्रा मान लीजिए 80% है। कार्बन यहाँ 80% है और इस खान से निकलने वाले कोयले में कार्बन की मात्रा मान लो कि 60% है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा कोयला अच्छा होगा? तो यह जो होगा एक गुड क्वालिटी का होगा। यह जो होगा कैसा होगा? गुड क्वालिटी का होगा, एक अच्छा क्वालिटी का होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उच्च किस कोटि का कोयला होगा। यह जो होगा उच्च कोटि का कोयला होगा और यह जो होगा वो आपको निम्न कोटि का कोयला होगा। यह जो होगा क्या होगा? निम्न कोटि कोयला होगा। मतलब जिस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होगी, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होगी, वह कोयला निम्न क्वालिटी का होगा और जो कोयला में कार्बन की मात्रा अच्छा खासा अधिक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उच्च क्वालिटी कहेंगे। और यदि एक कोयला और मान लीजिए कि सी खदान से निकलने वाला है और इसमें कार्बन की मात्रा 90% है, तब जानते हैं इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का ही होगा, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का होगा, सबसे टॉप क्वालिटी का ये होगा, सबसे टॉप क्वालिटी का ये होगा। मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ने से कोयला गुणवत्ता बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बन की क्वालिटी के बारे में जान गए कि कार्बन की क्वालिटी कैसे निकाली जाती है या कैसे पहचानी जाती है। याद रहे, कोयले की क्वालिटी कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्वालिटी उच्च होगा और कार्बन की मात्रा कम होगी तो क्वालिटी क्या होगा? निम्न होगा। कोयले में कार्बन की प्रधानता होने के कारण कोयले का रंग कैसा होता है? काला होती है। कोयले में कार्बन की प्रधानता या कोयले की में कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण कोयला का रंग कैसा होता है जी? तो कोयला का रंग होता है काला। यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लैक कलर कहेंगे। कोयला ब्लैक रंग का होता है। अब देखिए, कार्बन की मात्रा के कारण, कार्बन की उपस्थिति के कारण यह ब्लैक हुआ, काला हुआ और इसकी मांग, इसकी उपलब्धता, इसकी उपयोगिता आज देश में एनर्जी सोर्स का, ऊर्जा संसाधन का सबसे प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। किसको? कोयला को माना जाता है सबसे प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कोयला, आएगा महाराज जिला।
प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कोयला आएगा। ऊर्जा आपूर्ति के लिए अभी देश में या विश्व में कोयला सबसे ऊपरी स्थान पर है, यानी इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इसलिए इसे हम लोग काला हीरा या कह सकते हैं ब्लैक डायमंड, या कह सकते हैं इसको हम लोग ब्लैक डायमंड कहा जाता है। कोयले को काला हीरा या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लैक डायमंड बोलेंगे। कुछ क्षेत्रों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में ब्लैक हीरा, ब्लैक डायमंड ना कह करके अब ब्लैक गोल्ड कहते हैं लोग, हीरा ना कहकर क्या कह दिए? सोना कह दिए। तो इस प्रकार से कोयले का दो नया नाम दिख रहा है, एक काला हीरा, एक काला सोना। इंग्लिश में ब्लैक डायमंड और ब्लैक गोल्ड, यानी हम लोग कोयले को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ब्लैक डायमंड कहते हैं, इसलिए यह ब्लैक है और इसकी उपयोगिता अधिक है। आप लोगों का एक कमेंट में आया था कि सर पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर कोयले का निर्माण कैसे हुआ, या कई लोग हमसे बात करते हैं तो पूछते हैं कोयले के बारे में, कोयले का निर्माण कैसे हुआ पृथ्वी के अंदर, कोयला कहां से आया, कोयला कैसे बना, यानी रिफॉर्म्स ऑफ कोल। रिफॉर्म्स ऑफ कोल मतलब कोयले का निर्माण, कोयले अपने रूप में कैसे आया। यह एक बहुत जटिल प्रश्न है और यह समझना ही बहुत जरूरी है कि पृथ्वी के अंदर कोयला का निर्माण कैसे हुआ। आज वर्तमान में जो पृथ्वी है, आज वर्तमान में जो आप ग्लोब देख रहे हैं, आज वर्तमान में जो वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, उसमें 7 महादेश और महासागर, द्वीप वगैरह आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन याद होना चाहिए कि पृथ्वी जिस समय बनकर तैयार हुई थी, स्टार्टिंग में जब पृथ्वी जम रही थी, यानी प्राथमिक युग में, प्राथमिक युग की बात बता रहे हैं, जब पृथ्वी आज से करीब करीब 500 मिलियन वर्ष पहले, आज से 500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का ऊपरी संरचना आज जैसी नहीं थी। आज जैसे महाद्वीप और द्वीप अलग अलग नहीं थे। उस समय मात्र एक ही स्थल खंड था, मात्र एक ही स्थल खंड था जिसका नाम था पैंजिया, जिसका नाम क्या था? पैंजिया। और एक ही सागर, महासागर थी जिसका नाम था पैंथालासा, जिसका नाम क्या था? पैंथालासा। मतलब आज जो हम अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो अलग अलग महादेश देख रहे हैं, वह प्राथमिक दौर में, प्राथमिक युग में पृथ्वी पर ऐसा कोई महाद्वीप या महादेश या द्वीप नहीं थी। मात्र एक ही स्थल था, मात्र एक ही स्थल भूमि थी जिसका नाम क्या था? पैंजिया। यही आपका एकमात्र स्थल भूमि था और यह एकमात्र जल क्षेत्र था जिसका नाम क्या था? पैंथालासा। कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में यह जो है लैंड टूट गया और इसमें 2 लैंड का निर्माण हुआ। इस प्रकार से 2 लैंड का निर्माण हुआ। ऊपर वाले लैंड का नाम पड़ गया अंगारा लैंड और नीचे, ऊपर वाले का नाम पड़ गया अंगारा लैंड और नीचे वाला का नाम पड़ गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया यानी जो एक स्थल थी वो 2 भागों में टूट गई। एक बना जो उत्तर की ओर चला, उत्तर दिशा, और ये हो गया दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा जिसका नाम पड़ा अंगारा लैंड, और जो दक्षिण दिशा की ओर चला उसका नाम पड़ गया गोंडवाना लैंड। यानी यह जो हम गोंडवाना की बात कर रहे हैं उस समय की बात हो रही जब पृथ्वी बनकर तैयार हुई थी, ठंडाई हुई थी, अभी वहां अभी तक इस पर जीव जंतु का उद्भव नहीं हुआ था, उस समय की बात है। तो
जब गोंडवाना लैंड का विकास हुआ, इन्हीं गोंडवाना लैंड पर नदी घाटी में, इन्हीं गोंडवाना लैंड पर या अंगारा लैंड, दोनों की बात करते हैं संयुक्त रूप से, इन्हीं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड पर नदी घाटियों में पेड़ पौधा उगे, झाड़ियों का उद्भव हुआ, झाड़ियों का जन्म हुआ, और नदी घाटियों में झाड़ी की मात्रा, पेड़ पौधों को अधिक उपज हो जाने से नदी की पानी बहाव में बाधित हुआ, नदी की बहाव में बाधा उत्पन्न हुई और दलदल मिट्टी का निर्माण हुआ। दलदल मिट्टी के निर्माण होने के कारण पेड़ पौधा जो भी उगे हुए थे नदी घाटी में, वो धीरे धीरे जमींदोज हो गए, जमीन में धंस गए। और यह प्रक्रिया कोई 2-4-10 साल नहीं, यह प्रक्रिया हजारों साल चलते रहा, जिसके कारण जमीन के अंदर पेड़ पौधाओं का अवशेष जमा होते चला गया, एक अवसादी चट्टान का रूप विकास हो गया, और नीचे में ताप अधिक है, दाब भी ज्यादा है। तो इन उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, धरातल के अंदर उच्च दाब और उच्च ताप के कारण यही पेड़ पौधे कोयला का रूप ले लिया, कोयला का रूप में विकास कर गया। तो हम कह सकते हैं कि धरती के अंदर कोल का निर्माण जो हुआ था, कोयला का निर्माण हुआ था, वो पेड़ पौधों के द्वारा हुआ था। पेड़ पौधों को जमींदोज होने से हुआ है, पेड़ पौधों को अंदर भूमि के अंदर दब जाने से हुआ है। और यह पेड़ पौधों को दबना केवल नदी घाटियों में ही हुआ। सभी जल जमींदोज क्यों होंगे? जहां पर पानी का जमाव हुआ, वहीं पर दलदल भूमि का निर्माण हुआ और वहां का पेड़ पौधा दबते गए। यही कारण है कि कोयला क्षेत्र जो भी है, चाहे इंडिया का हो चाहे विश्व का किसी देश का हो, जितना भी कोयला क्षेत्र है वो सब नदी घाटी में स्थित है। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो झरिया कोयला खदान दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है, सिगरौली सोनदी घाटी क्षेत्र में है, नेवेली निचली नदी क्षेत्र में है। जो भी देश में या वर्ल्ड में कोयला क्षेत्र का विकास हुआ, वो सब नदी घाटी में ही विकास हुई है। तो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, धरातल के अंदर कोयला का निर्माण कैसे हुआ, हम लोग कभी जाने चीज। लेकिन कुछ बातें जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ था। देखिए, कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ था। कार्बोनिफेरस, यहाँ दो वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड निकल रहा है कार्बन और यहाँ पर एक और वर्ड निकल रहा है फेरस। फेरस का मतलब हो गया लोहा और कार्बन का मतलब हो गया कोयला। मतलब धरती के अंदर कोयला का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुई है। और याद रहे, लोहा का निर्माण इसी युग में हुआ था। लेकिन हम लोग कोयले के बारे में पढ़ रहे हैं, लोहा के बारे में बाद में अगले वीडियो में जानेंगे। तो हालांकि कुछ कोयला का निर्माण टर्शियरी युग में भी हुआ है, कुछ कोयला का निर्माण टर्शियरी युग, कुछ कोयला का निर्माण टर्शियरी युग में भी हुआ है। टर्शियरी युग का मतलब हुआ तृतीयक युग, जिस समय हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। लेकिन यह कोयला नवीन है, तृतीयक युग है, और यह हमारा प्राथमिक युग है, बहुत पुराना कोयला है और यह भी नया कोयला है। इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, इसमें उच्च क्वालिटी कोयला नहीं मिलेगी, लेकिन इस क्षेत्र में बिल्कुल उच्च क्वालिटी कोयला मिलेगा। तो उच्च क्वालिटी कोयला, सर्वश्रेष्ठ कोयला, उच्च
कैलोरीज वाला कोयला कार्बोनिफेरस युग में मिलेगा और कौन लैंड में मिलेगा? गोंडवाना लैंड में मिलेगा। टर्सरी युग में बना हुआ कोयला में उच्च क्वालिटी संभव नहीं है। हाँ, आने वाला दिन में लाखों बरस बीत जाएगी तो ये कोयला क्वालिटी और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा कोयले की क्वालिटी बदलते जाती है। धातु के अंदर कोयले का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जान गए। अब एक एनिमेशन के माध्यम से आप लोग को दिखा रहे हैं कि पेड़ पौधे किस प्रकार जमीन में धंसते गए थे। लाखों वर्षों पूर्व यह हमारी धरती थी। प्रचुर हरे भरे वनों से इसकी सतह ढकी हुई थी। विविध प्रकार के पशुओं तथा सुंदर जल निकायों से विस्तृत। बाढ़कृत वनों और दलदल क्षेत्रों में उगने वाले कई प्रकार के पौधे थे। जब ये पौधे मृत हो जाते थे तो पानी में गिर जाते थे, परंतु इनका पूर्ण रूप से क्षय या नाश नहीं होता था, क्योंकि जल के भीतर ऑक्सीजन की कमी होती है। यह अपूर्ण क्षय मृदा नामक पदार्थ के निर्माण का कारण था। एक समय अवधि के अंतर्गत इस मृदा पदार्थ पर वातावरण और भौगोलिक घटनाओं के प्रभाव से बहुत सी परतें जमती रहीं। अधिक तलछटें अर्थात नीचे मृदा पर अधिक दबाव जो मृदा को संपीड़ित करते गए। जैसे तलछटें जमती गई, दबाव और ताप जमीन के नीचे बढ़ता गया। इससे मृदा पर और उसके आसपास तापमान और दबाव बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे यह मृदा एक अन्य लिग्नाइट नामक पदार्थ यानी मुलायम भूरा कोयला तथा तत्पश्चात दीर्घकाल में सख्त काले कोयले में बदल गया, जिसमें कार्बन तत्व काफी अधिक प्रतिशत में था। रूपांतरण की इस प्रक्रिया को ही कार्बनीकरण कहते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ कोल करेंगे। कोयला के प्रकार देखिए, कोयला का जो क्लासिफिकेशन किया गया और उसकी गुणवत्ता यानी कार्बन की उपस्थिति के आधार पर हुई थी। कोयला को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, यानी कोल 4 प्रकार की होती है। और याद रहे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोल को 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग का है पिट कोयला। पिट कोयला जानते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा जो है 50% से कम होती है। इसमें पिट कोयला में कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है और इसमें जो कार्बन की मात्रा है लगभग 50% से 60% के बीच होती है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 60% से लेकर के 80% के बीच होती है और इसमें जो है कार्बन की मात्रा 80% से प्लस होती है। तो अभी ये जो हम लोग 4 टाइप कोल किए, चारों टाइप में कार्बन की मात्रा देखिए, क्योंकि जो टाइप ऑफ कोल है वो ओनली डिपेंडेड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कोल कार्बन की मात्रा पर डिपेंडेंट है। कोल का जो नाम है, कोल की जो प्रकार बनाया गया है वो कार्बन की मात्रा पर बनाया गया है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए पीट कोल 50% से कम इसमें कार्बन है और लिग्नाइट कोल में 50 से 60% के बीच है और बिटुमिनस में आपका जो कार्बन की मात्रा है वो 60 से 80% के बीच है और एंथ्रासाइट कोल में कार्बन की मात्रा कितना है 80% से प्लस है। और हम आपको प्रारंभ में ही बता दिए थे कि जितने कार्बन की मात्रा बढ़ेगी
वह उच्च क्वालिटी कोयला होगा, और कार्बन की मात्रा घटेगी तो वह निम्न क्वालिटी कोयला बनेगा। इन 4 प्रकार के कोयलों में सबसे कम कार्बन कहां है? पिट कोयला में है। सबसे कम कार्बन कहां है? पिट कोयला में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला है। यह जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला है। सबसे निम्न कोटि कोयला है क्योंकि कार्बन सबसे कम है। जानते हैं इसमें इतना कार्बन कम है कि इसका यूज करना संभव नहीं। इसको हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते हैं, खाना बनाने वगैरह में नॉर्मल इसका यूज है। हाँ, लिग्नाइट का जो है कुछ यूज होता है, खास करके ताप विद्युत गृह में, खास करके ताप विद्युत गृह में इसका यूज होता है। ताप विद्युत गृह में इसका यूज होता है। ताप विद्युत गृह का मतलब हुआ कि जहां हीट से बिजली का उत्पादन होता है, जहां हीट से बिजली का उत्पादन होता है वहां पर कोयला की आवश्यकता पड़ती है। हीट उत्पन्न करने के लिए, आग पैदा करने के लिए, आग उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। तो इस लिग्नाइट टाइप का जो कोयला है वो जनरली यहां यूज होता है ताप विद्युत गृह में, मतलब बिजली निर्माण करने में। और बिटुमिनस कोल जो है उद्योग वगैरह में, धातु का प्रसंस्करण में, धातुओं के निष्कर्षण में, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग किसका यूज करते हैं? बिटुमिनस कोयला का यूज करते हैं। और एंथ्रासाइट, ये तो भाई 80% सुपर कार्बन इसमें है, सबसे टॉप क्वालिटी कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला है। देखिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यानी कह सकते हैं कि यह जो है उच्च कोटि का कोयला है। एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है। इसका यूज बहुत नॉर्मल लोग करता है क्योंकि बहुत महंगा है, उस क्वालिटी का है। और महंगा इसलिए भी है कि पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर इसकी मात्रा बहुत कम है। विश्व में जितना कोयला का उत्पादन है, विश्व में जितना कोयला का उत्पादन है उसमें मात्र 5% ही एंथ्रासाइट का भंडार या उत्पादन समझिए। जितना कोयला का खपत है देश में या अगर वर्ल्ड में, उसमें मात्र लगभग 5% ही एंथ्रासाइट कोयला है। बाकी टोटल यूज हम लोग का हो रहा है बिटुमिनस और लिग्नाइट। मतलब सबसे ज्यादा यूज हो रहा है लिग्नाइट और इसका बिटुमिनस का। इसकी मात्रा भी अच्छा खासा है। तो एग्जामिनेशन दृष्टि से अगर प्रश्न किया जाए तो टाइप ऑफ कोल से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला, निम्नलिखित में कौन सा कोयला सबसे उच्च क्वालिटी की होता है? दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का है? और फिर पूछा जाता है कि बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितना होती है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, सबसे कम कार्बन किसमें होती है। इस प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं।